नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन सुमेर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पीएम मोदी पहले हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंचने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर के जरिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की विकास नीति का संदेश भी लोगों को दिया। तो मेरठ में पहले बाबा औगड़नाथ मंदिर में दर्शन किए, फिर क्रांति के महानायकों को नमन किया और फिर सरधना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। कुल मिलाकर चुनावों से ऐन पहले पीएम मोदी ने मेरठ रैली के जरिए एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। जैकलिन कहें या स्पोर्ट्स नगरी या फिर क्रांति धरा, तीनों नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी गढ़ मेरठ की याद दिलाते हैं। मेरठ का चुनाव इतिहास बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का क्या स्थान है। लिहाजा बीजेपी ने पीएम मोदी की मेरठ रैली के पूरे प्लान को बड़ी होशियारी से बुना। हाल ही में मोदी सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और रैली में पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने भी सड़क मार्ग को ही चुना। रास्ते में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मेरठ में सबसे पहले पीएम मोदी बाबा औगड़नाथ के मंदिर पहुंचे। बाबा औगड़नाथ के दर्शन करने के बाद पीएम शहीद स्मारक गए और 1857 की क्रांति के नायकों को नमन किया। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी और जब तक आजादी मिल नहीं गई, मेरठ क्रांति को नई दिशा देता रहा। 1857 में बाबा औगड़नाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरठ के सलावा में पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी। यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने खेल के सामान के बारे में जानकारी भी ली और जिम की प्रैक्टिस करते भी नजर आए। मंदिर में दर्शन, शहीदों को नमन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव के बाद पीएम मोदी ने सियासी मोर्चा भी संभाला और एक एक करके विरोधियों पर प्रहार किया। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। एक तरफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो मुलायम सिंह के पुराने बयान पर चुटकी भी ली। सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दे और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। पीएम मोदी मेरठ की धरा पर थे तो स्थानीय मुद्दों का भी अपने भाषण में पूरा ख्याल रखा। सोतीगंज के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर जमकर प्रहार किया।
साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। एक वक्त था जब दिल्ली से मेरठ पहुंचने में घंटों लग जाते थे, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए अब महज 60 से 70 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकता है। मेरठ वालों के लिए यह एक्सप्रेसवे कितना मायने रखता है, सीएम योगी बखूबी समझते हैं। लिहाजा उन्होंने भी पीएम मोदी के सड़क मार्ग से मेरठ आने की बात का जिक्र किया कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी दिल्ली से सड़क मार्ग से आकर के 1857 की प्रथम स्वतंत्र की भूमि मेरठ की भूमि को प्रणाम करने, बाबा ओघड़नाथ की भूमिका, भगवान शिव का अभिषेक करने, क्रांतिकारियों के स्मारक, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ समेत 16 जिलों की 136 विधानसभा सीट आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिनमें से 109 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा बीजेपी ने अभी से उसकी भरपाई के लिए समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और पूर्व पीएम और बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह को सम्मान देना इसी कवायद का एक हिस्सा है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। यहां का किसान और यहां का जवान सदैव न केवल राष्ट्र की सेवा के लिए बल्कि अन्न उत्पादन में भी अपना योगदान दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि कृषि कानूनों से नाराज किसानों को मना कर अपने पाले में लाया जाए, जिससे चुनावी नुकसान कम किया जा सके। यूपी विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरठ में पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से पूरे पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात दी। लेकिन एक सच तो ये भी है कि मेरठ और आसपास के जिलों के किसानों की वजह से ही दिल्ली में किसान आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला था। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम उत्तर प्रदेश नई सौगातों से कितना खुश होता है और किसे अपना समर्थन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी पहले दिन से ही एक्शन में हैं। साल के फर्स्ट डे उन्होंने किसानों को सौगात दी तो अगले दिन मेरठ पहुंच गए। जाटलैंड में लोगों को तोहफा दिया। पीएम मोदी के लिए साल 2022 काफी अहम है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस साल प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तमाम सियासतदानों की इस राज्य पर खास तौर पर नजर रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया उसकी राह मिशन दिल्ली के लिए काफी आसान हो जाती है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 2022 में उत्तर प्रदेश का रण जीतना पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 7 सालों से वाराणसी से सांसद हैं। उन्होंने कभी कहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे की तस्वीर बदल जाएगी। प्रदेश में बीजेपी की 5 सालों से सरकार है। सूबे को चमकाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने भरपूर कोशिश की। खुद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर सूबे की जनता को संदेश देने की कोशिश की। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए
पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। ऐसे में अगर अगले चुनाव में बीजेपी को किसी तरह का झटका लगता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चोट होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी और भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उसी आंधी को दोहराना चाहती है। और इसमें जो नाम सामने आता है वो आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी ब्रांड मोदी का। और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ब्रांड मोदी इस बार भी चुनाव में नैया पार लगवा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद पीएम मोदी कई बार यूपी जा चुके हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का उद्घाटन। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन। 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिलाओं को सौगात। 23 दिसंबर को वाराणसी में अमूल डेयरी प्लांट की नींव रखी। 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन। 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला। पीएम मोदी और बीजेपी के लिए 2022 काफी अहम है, क्योंकि यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। पहले चरण में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कमल खिला हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी फिर से भगवा झंडा बुलंद करने के लिए जी जान से जुटे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के बाद देवभूमि उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस है। पिछले 2.25 महीने में पीएम मोदी 4 बार देवभूमि का दौरा कर चुके हैं। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की सौगात। 4 दिसंबर को देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। 5 नवंबर को श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। 7 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश से 35 ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। गोवा और मणिपुर दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पीएम मोदी के सामने दोनों राज्यों का रण जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे था।
इस मौके पर पीएम मोदी गोवा पहुंचे और गोवा पहुंचकर सूबे को कई सौगात दी। बीजेपी के लिए मणिपुर काफी अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी 4 जनवरी को कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वैसे तो पंजाब में बीजेपी का ज्यादा जनाधार नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी पंजाब में पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींडसा के साथ मिलकर बीजेपी कमल खिलाने में लगी है और उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा है। दूसरे चरण यानी साल के आखिरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पीएम मोदी पर दोनों राज्यों में चुनाव जीतने की चुनौती है। इन 7 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी फिर से सभी 6 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से निर्भर रहती है और इस साल तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इस साल 7 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसमें से 2 राज्य है उत्तर प्रदेश और गुजरात, जिनसे मोदी जी का सीधा संबंध है। गुजरात से वो आते हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस से वो सांसद हैं। पीएम मोदी के सामने चुनावी चुनौतियां तो हैं ही, पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान से पार पाना भी बड़ी चुनौती है। पहले पाकिस्तान नापाक हरकत करता था, लेकिन अब चीन भी उसी राह पर चल पड़ा है। आए दिन दोनों देश भारत के खिलाफ खुराफात करते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान को एक साथ हैंडल करना पीएम मोदी के लिए 2022 में सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है। हालांकि समय समय पर भारत ने दोनों को सबक भी सिखाया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान हैं कि सुधरते ही नहीं है। ये तस्वीर जून 2020 की रात की है। इस तस्वीर को हिंदुस्तान न कभी भूला और न ही भूलेगा। लद्दाख के गलवान घाटी में नापाक हरकत करते हुए चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तब हमारे जाबाज सैनिकों ने ड्रैगन को धूल चटा दिया। हमारे एक एक सैनिक चीन के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़े। चीन इस खुरापात के बाद करारा जवाब मिलने से बैकफुट पर आ गया। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ड्रैगन शायद इसी फलसफे पर जीता है, लेकिन चीन खुरापात करने से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के बाद अब चीन अरुणाचल में साजिश रचने लगा है। चीन अरुणाचल के एक हिस्से पर दक्षिण तिब्बत के होने का दावा करता है। इसी दावे के तहत उसने अरुणाचल के 15 गांवों का नाम बदल दिया। ड्रैगन ने अरुणाचल के 15 स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की। चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। गढ़े गए नामों से यह तथ्य नहीं बदलेगा। चीन और भारत की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है। साल 2020 में गलवान घाटी युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों की कई बार झड़प हो चुकी है। साल 2017 में तो डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक 73 दिनों तक आमने सामने डटे रहे। भारत की सीमा पर चीन निर्माण की हिमाकत कई बार कर चुका है। ऐसे तनातनी माहौल में 23 अक्टूबर 2021 को चीन की सरकार ने सीमा को लेकर एक कानून पास किया, जो भारत के लिए चिंताजनक है। कानून के मुताबिक सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी सैन्य टकराव के हालात में चीन अपनी सीमाएं बंद कर सकता है। चीन का नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। जून 2020 के पहले तक चीन को पीएम मोदी दोस्त मुल्क समझते थे, लेकिन जून 2020 के बाद हालात बदले। उसके बाद पीएम मोदी के लिए पड़ोसी मुल्क चुनौती पेश करता रहा। पहले पूर्वी लद्दाख और अब
हिमाचल में नापाक हरकत करता रहा। हालांकि भारत चीन को उसी के स्टाइल में हमेशा जवाब देता रहा। न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करता है, आतंकवादियों की सप्लाई करता है। हालांकि हमारे जवान पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरता नहीं। ऐसे में 2022 में चीन और पाकिस्तान का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की टॉप लिस्ट में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चुनावी चुनौती और चीन पाकिस्तान से अलर्ट रहने के अलावा पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना को मात देने की है। कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का आक्रमण तेज होता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस साल पीएम मोदी को कोरोना के अलावा और कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत भी अछूता नहीं। हालांकि 2021 में मई के बाद भारत ने कोरोना पर कुछ हद तक कामयाबी पा ली थी। एक वक्त था जब भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी। अब ये आंकड़ा घटकर 75,000 तक पहुंच गया है। कोरोना के आंकड़ों में कमी आई तो पूरा देश राहत की सांस ले रहा था, लेकिन इसी बीच नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आक्रमण तेज हो गया। ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जाने लगी। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आखिर कोरोना पर कैसे जीत पाई जाए। देश के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि अभी बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लगा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन न सिर्फ डेल्टा से कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बल्कि वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। कोरोना को रोकना मुश्किल चुनौती है, क्योंकि चुनावों का मौसम है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी रैलियां हो रही हैं और जिसमें लाखों की भीड़ जुट रही है। कोरोना का असर तकरीबन सभी की जिंदगी पर पड़ा, और तो और भारत की आर्थिक सेहत भी बिगड़ी है। ऐसे में 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से ये एक है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाए रखना। 2020 में विकास दर रसातल में चली गई थी। हालांकि 2021 में अर्थव्यवस्था शानदार रही, लेकिन ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की विकास दर बेहतर रहने का अनुमान जताया है। फिच ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 8.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन ओमिक्रॉन का आक्रमण अब इसमें रोड़ा साबित होने लगा है। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4.91% पर पहुंच गई। पिछले 3 महीनों में ये सबसे ज्यादा है। थोक महंगाई दर 14.93% पर पहुंच गई। दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.4% तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस तरह से विकास दर पर कोरोना का कहर टूटा, उसने महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या खड़ी कर दी। उसमें पीएम मोदी के लिए 2022 बड़ी चुनौती रहेगी। इन सब के बीच इस साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बीजेपी को मिली जीत से तय होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को कितनी मदद मिलेगी। 5 राज्यों में
राष्ट्रपति चुनाव के 1,03,756 वोट हैं। इसमें से करीब 80% वोट उत्तर प्रदेश से है। वोटों में देखें तो ये 83,824 पड़ता है। यूपी में एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है और पूरे देश में ये कीमत सबसे ज्यादा है। एनडीए के पास यूपी में 325 विधायक है और 67,600 वोट। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 में बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।